हेलो स्टूडेंट्स। आजकल हम क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जाना, ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में भी जाना, ठीक। अगर हमें आगे के लेक्चर अच्छी तरह समझने हैं तो पीछे वाले चैप्टर 1 के जितने भी लेक्चर हैं उन्हें सारे देख कर आना है। जब हम पीछे वाले सारे लेक्चर देख कर आएंगे तो हमारा जो आगे आने वाला चैप्टर है वो हमें अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक। तो हमें पीछे के सारे लेक्चर देख लेने हैं, ठीक। तो आज हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया सूत्र देखेंगे। क्या देखेंगे? एक नया सूत्र जो आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है, ठीक। तो समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नया फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। हमने कल पढ़ा था कि किसी भी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने के लिए जो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो हमारा बल F होता है, और उस परीक्षण आवेश Q0 का जो अनुपात होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कल के लेक्चर में हमने जाना था। तो हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0, जहाँ पर F वैद्युत बल होता है, Q0 परीक्षण आवेश होता है, E हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। ध्यान से समझना है बिल्कुल। अब हमें पता होता है कूलाम का नियम। किसका नियम पता होता है? कूलाम का नियम। हमारा कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q0/r², ठीक। यहाँ पर हमारे आवेश जो हमने लिए हैं वो हमने Q और Q0 लिए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर हम Q1 Q2 लेते हैं, कहीं पर हम Q0 लेते हैं। तो आपको जो भी सुविधा हो और जहाँ पर जिसकी ज़रूरत पड़ जाती है उसी हिसाब से हमें आवेश लेने हैं, ठीक। Q1 Q2 भी सही है, Q0 भी सही है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर ले लिए जाते हैं, ठीक। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि कहीं पर हम Q0 जो है वो आवेश लेते हैं लेकिन कहीं पर हम Q1 Q2 आवेश लेते हैं। तो इससे हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होता है, दोनों सही है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार दोनों ले लिए जाते हैं, ठीक। तो हमारा कूलाम का नियम क्या है? F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। अब इस F का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यानी कि इस वाले F का मान हम समीकरण नंबर 1 में इस F की जगह पर रख देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना है। तो E बराबर F का मान कितना है? देखो 1/4πε0 Q0/r²। तो हमने रख दिया, देखो F की जगह 1/4πε0 Q0/r²। और देखो साथ में समीकरण नंबर 1 में अपॉन में Q0 और लिखा है। कितना लिखा है? Q0। तो अपॉन के नीचे कितना आ जाएगा? देखो अपॉन के नीचे आ जाएगा Q0। इसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो हमारा इतना हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं तो Q0 से Q0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। तो हमारा कितना बचेगा? E बराबर 1/4πε0 और ऊपर से हमारा Q बचेगा और नीचे से हमारा r² बचेगा, ठीक। तो हमारा सूत्र निकल कर आएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो हमें ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र यह भी होता है कि E बराबर 1/4πε0 Q/r², ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ नोट हैं उन्हें भी हमें ध्यान से देखना है और हमें याद करके रखना है, ठीक है। यह भी आगे जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और आगे बहुत उपयोग होंगे, ठीक। हमें जो है ध्यान रखना है। नोट नंबर पहला है कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर अर्थात +Q आवेश से दूर होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब आपसे कोई पूछेगा कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर होगा, +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर होगा, देखो हर एक आवेश का अपना एक क्षेत्र तो होता है, हर आवेश का अपना एक क्षेत्र तो होता ही है। लेकिन अब पूछा जाएगा कि अगर प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र किस ओर होगा, माइनस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र किस ओर होगा। तो हमें बताना है
कि जब प्लस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र, चाहे तो हम वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, चाहे तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, दोनों ही सही है। तो अगर कोई पूछता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस ओर होगी, तो हमें बताना है कि प्लस क्यू आवेश से दूर होती है। कहाँ पर होती है? प्लस क्यू आवेश से दूर, यानी कि बाहर की ओर। कैसी होती है? बाहर की ओर। चित्र में बना हुआ है, देखो ये दर्शाया गया है कि बाहर की ओर है, प्लस क्यू आवेश से 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 बाहर की ओर है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है, ठीक, इतनी बात हमें याद रखनी है। सेकंड, हमें नोट याद रखना है कि प्लस क्यू आवेश के लिए तो हो गया। अब कोई पूछेगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर होती है, तो हमें बताना है कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। कहाँ पर होती है? अंदर की ओर। अंदर की ओर से मतलब माइनस क्यू आवेश के ही ओर होती है। कहाँ पर होती है? माइनस क्यू आवेश के ही ओर होती है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि यह हमारा माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो ये बनी हुई है, वो कहाँ पर बनी है? देखो अंदर की ओर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? अंदर की ओर। क्योंकि जो यहाँ पर तीर लगे हुए हैं वो कहाँ पर लगे हुए हैं? अंदर की ओर। और यहाँ पर तीर जो लगे हुए हैं वो कैसे लगे हैं? बाहर की ओर। तो हमें याद रखना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। इतनी बात हमें नोट करके रखनी है, ठीक। आगे बढ़ेंगे और आगे हमें एक डेरिवेशन पढ़ना है जो कि हमारे बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से अगला वाला डेरिवेशन पढ़ना है, ठीक। स्टार्ट करेंगे। अगला वाला हमारा डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि हम पहले पढ़ के आए हैं। एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है। जब उन्हें हम एक 12 दूरी यानी कि एक अल्प दूरी पर रख देते हैं तो ऐसा निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होगा और उसकी अक्षीय स्थिति में, कैसी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि ई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ई का मान, ठीक। इतनी बात तो समझ में आती है कि ई का मान निकालना है और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी समझ में आता है, ठीक। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती है कि अक्षीय स्थिति क्या होती है। अक्षीय स्थिति क्या होती है? तो ध्यान से समझना है कि जैसे हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, यहाँ पर मान लो माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर मान लो एक प्लस क्यू आवेश है और ये दोनों 12 दूरी पर रखे हैं। कहाँ पर रखे हैं? देखो 12 दूरी पर। तो ये हमारा हो जाएगा एक वैद्युत द्विध्रुव। अब कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जो यहाँ पर लाइन बनी हुई है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पर लाइन बनी है इसी लाइन को हमें आगे बढ़ा देना है। कहाँ बढ़ा देना है? इसी लाइन को हमें आगे बढ़ा देना है। चाहे तो हम इस साइड बढ़ा दें और चाहे तो हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, ठीक। चाहे तो हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं और चाहे तो हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारी होती है अक्षीय स्थिति, यानी कि उसका अक्ष। अक्ष क्या होता है? ऐसे में हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव होगा उसका यही तो अक्ष होगा। क्या होगा? यही। फिर से देखते हैं, जैसे ये हमारा क्या है? माइनस क्यू आवेश है, ये हमारा क्या है? प्लस क्यू आवेश है और दोनों जो है 12 दूरी पर रखे हैं, ठीक। अब इसकी अक्षीय स्थिति क्या होगी? इस लाइन को हमें आगे की ओर बढ़ा देना है, ठीक। चाहे तो यहाँ पर जो है पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, तो ये भी हमारी अक्षीय स्थिति हो जाएगी और यही भी हमारी अक्षीय स्थिति हो जाएगी, ठीक। तो इसी में हमें एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि देखो, अब जो सामने चित्र बना हुआ है इसे हम बिल्कुल बारी बारी से देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है, तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे, ठीक। यह देखो एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, यह एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और दोनों हम देख रहे हैं कि 12 दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर? 12 दूरी पर। तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव की संरचना बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। अब कहा गया है कि इसकी अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि इसी लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे तो यह हमारी हो जाएगी अक्षीय स्थिति।
इतनी बात हमें समझ में आती है। अब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो अक्षीय स्थिति में हमें एक बिंदु ले लेना है। ध्यान से सुनना है, बिल्कुल बारी बारी से। अक्षीय स्थिति में हमें एक बिंदु ले लेना है और उस बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो अक्षीय स्थिति में ये हमारा अक्ष है और इस अक्ष पर हमने एक बिंदु ले लिया, उसका नाम है P। क्या नाम है? P। ठीक, इसी P बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, इसी जो है P बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, तो समझते हैं कि जो हमने P बिंदु लिया है, उस P बिंदु की हमारे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। ठीक, कितनी दूरी पर है? R। चलो फिर से देखते हैं कि जो हमारा P बिंदु है वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, कहाँ पर देखो, मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। हमने मान लिया कि हमारा जो P बिंदु है वो हमारे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये हमारा क्या है, देखो ये हमारा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखो R दूरी पर है। देखो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये देखो सामने बना हुआ है कि R दूरी पर है। ठीक है, अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर हमने देखो मध्य बिंदु ले लिया है। क्या ले लिया है? देखो मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु ले लिया है, हमें पता है कि पूरे वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, देखो 2L है, बिल्कुल पता है। जब हमने इस पर एक मध्य बिंदु ले लिया है तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव 2 भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में? 2 भागों में, क्योंकि हमने बीच में एक पॉइंट ले लिया है, तो बीच में हम पॉइंट ले लेंगे तो वो आधा इस तरफ हो जाएगा और आधा इस तरफ हो जाएगा। पूरी लंबाई हमारी है 2L, तो बीच में हम एक मध्य बिंदु ले लेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी L बचेगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी L बचेगी। ठीक, तो लिखा हुआ है कि L हमारी यह बची हुई है और L हमारी यह बची हुई है। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या है, देखो अब हम दूसरी बात समझते हैं कि हमें पता है कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होती है और -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होती है। तो ध्यान सुनेंगे, हम मान लेते हैं, सुनना है ध्यान से, हम मान लेते हैं कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। कितनी है? E1। अब हमारे पास 2 आवेश हैं, एक तो +Q है, एक हमारे पास -Q है। तो +Q वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें अलग नाम देना पड़ेगा और -Q वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें अलग नाम देना पड़ेगा। ठीक, अलग अलग हमें नाम देने पड़ेंगे क्योंकि 2 हमारे पास आवेश हैं। तो हमने जो +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम नाम देंगे E1। ठीक, और जो -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम नाम देंगे E2। ठीक, तो हमें पता होता है कि +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर होती है, देखो बाहर की ओर होती है। तो देखो ये बना हुआ है, देखो कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ पर होगी, देखो बाहर की ओर। कहाँ पर होगी? बाहर, क्योंकि प्लस से हमारी बाहर होती है और माइनस के तरफ होती है, यानी कि माइनस की ओर होती है। तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कैसी होगी, देखो बाहर की ओर होगी, बिल्कुल होगी। और -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, देखो अंदर की ओर होगी। कहाँ पर होगी? अंदर की ओर, क्योंकि प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है। तो +Q वाली हमारी E1 हो जाएगी जो कि बाहर हो जाएगी और -Q वाली हमारी E2 हो जाएगी जो कि अंदर हो जाएगी। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक, अब क्या है कि हम अब दूरी जो है ले लेते हैं। अब दूरी समझते हैं कि जो सारी यहाँ पर दूरी हैं वो कौन कौन सी हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ से मध्य बिंदु से लेके P बिंदु तक हमारी दूरी कितनी है, देखो R है और यह मध्य बिंदु है तो इतनी दूरी L बचेगी, इतनी दूरी L बचेगी। और -Q आवेश से +Q आवेश के बीच की दूरी कितनी है हमारी, देखो 2L है, वो तो हमें पहले से पता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में समझेंगे, वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। ठीक, जस्ट हम अगले लेक्चर में इसका पूरा जो है डिफ़ाइन करेंगे। ठीक, थैंक यू।